बैठिए बैठिए बैठिए। आज कुछ प्रश्नों पे प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्गुमेंट और कंक्लूजन, कि आर्गुमेंट कैसे ड्रा करते हैं, कंक्लूजन कैसे ड्रा करते हैं, और यूपीएससी किस टाइप के प्रश्न पूछ सकता है, इस पे डिस्कस करेंगे। और मैं एक और एडवाइस चाहता था आप लोगों से, क्योंकि 1.5 घंटा जो मिलता है हमारे पास, आधा घंटा माहौल बनाने में जाता है, फिर आधा घंटा जब पिकअप लेते हैं तब तक ये पता चलता है कि अब समय समाप्त होने वाला है। तो मेरी क्लास जो होती है वो यूपीएससी की सीसेट पेपर की तरह होती है, यानी आप शुरू किए रहेंगे तब तक समाप्त हो जाएगा, समय पता नहीं चलेगा। ऐसे ही सीसेट में पता नहीं चलता 2 घंटे कब बीत जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, चूंकि क्लास सैटरडे तक है, शनिवार तक आपका कॉम्प्रहेंशन का पार्ट समाप्त होगा, जिसमें फ्राइडे सैटरडे हम केवल कॉम्प्रहेंशन करेंगे। तब तक आपको संडे भी कर लो, नहीं संडे 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 ना कराओ। देखो मैं मेरा हर जगह का शेड्यूल फिक्स रहता है पहले से महीने भर का, तो संडे तो संभव नहीं है, लेकिन मैं सैटरडे तक सब कुछ करा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। और सैटरडे के बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पिछली बार मैं चला गया था यूं ही, इस बार जाऊंगा तो ऐसा नहीं है। आप जब तक यूपीएससी की तैयारी करते रहेंगे और भविष्य में भी यदि आप सफल हो गए तो हमारे संबंध बने रहेंगे, असफल हो गए तो नालायकों से दोस्ती नहीं रखना। लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी सफल होंगे। इसलिए हम लोग ये क्लास फ्राइडे और सैटरडे को 2 दिन केवल आपको कष्ट करना है 8 बजे। तो उस कारण क्या है, कॉम्प्रहेंशन बड़े होंगे, पता नहीं 7 नहीं 8 बजे। अब देखो भोर वाला है ये, तो चूंकि कॉम्प्रहेंशन बड़े होंगे, एक कॉम्प्रहेंशन को समझने में 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जा सकता है, तो कम से कम कुछ प्रैक्टिस हो जाए। केवल फ्राइडे और सैटरडे। आज बुधवार है, कल है थर्सडे, कल के बारे में मैं लास्ट में सूचना दूंगा, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे 2 दिन क्लास हम लोग 8 बजे से रखेंगे, ठीक है। रेडी, यहां आ जाइए। ये आपके सामने है अवधारणा का प्रश्न। कथन में कहता है, प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक मतलब 1 से लेकर 5 तक, प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाए। मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर, ठीक है, भोजन उपलब्ध कराया जाए। अब सरकार की मीटिंग बैठी, देखो ऐसे समझो एजम्पशन, नीचे वाला भूल जाओ क्या लिखा है। अब हम लोग समझ लो इंडिया गवर्नमेंट में सारे लोग चीफ सेक्रेटरी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के। अब मीटिंग चल रही है, मैं भी वहां आया, और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम आप लोगों के ओपिनियन को गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। अब हम लोगों ने प्लान करना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्या है कि प्राथमिक स्कूलों में बच्चे जाते नहीं हैं, बहुत कम जाते हैं। गांव बच्चे कहाँ जाते हैं, कई बार तो गांव में मतलब स्कूल से जैसे 10-12 बच्चों को भेजा जाता है, तो एक का हाथ पैर पकड़ के ले आते हैं और रोता हुआ आता है जैसे वो काले पानी जा रहा है ना। तो दरअसल अब इसके हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, डेप्थ मतलब गहराई, दिस इज ए इशू, एजुकेशनल इशू। और अगर इसके डेप्थ में जाएंगे तो स्कूल में बच्चों का न जाना का कारण और कुछ नहीं है, वो कारण कुछ और है। वो क्या कारण है वो मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन हम लोग चूंकि सारे लोग ऑफिसर हैं, तो बैठकर ये प्लान कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास क्या स्कीम फाइनल की जाए कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ा दी जाए। तो ग्रामीण एरिया में जो सामान्यतः समस्या होती है वो होती है भोजन की। अब नहीं होती, पता नहीं
दुनिया अभी भी वही चल रही है। अब ये समस्या नहीं है, गवर्नमेंट में ने तमाम फैसिलिटी कर दी है। हम तो ग्रामीण एरिया में जाते हैं, जो गांव में गरीब थे, दलित थे, पिछड़े थे, तमाम लोगों की कॉलोनी बन गई, उनके यहाँ जो है वॉशरूम बना दिए गए। इसके अलावा बच्चों को फैसिलिटी दी जाने लगी, मनरेगा आ गया, वहां से लोगों को कमाई होती, ग्रुप बनने लगे, समूह छोटे छोटे फाइनेंशियल। ऐसा नहीं है, काम देश में बहुत हुआ और उनका स्तर ऊपर उठा। इसके अलावा इधर 2-3 वर्षों से कोरोना भाई जब आया था चीन से टोपी लगा करके, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम और दे दी कि सबको भोजन जो है, अनाज जो है उपलब्ध होने लगा। तो कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि मैं पढ़ाना उड़ाना छोड़कर मनरेगा में शामिल हो जाऊं। कुछ नहीं करना है, घर भी मिल जाएगा, सारी व्यवस्था मिल जाएगी, भोजन मिल जाएगा। मतलब सरकार ने काम बहुत किया है। अब वो सिचुएशन नहीं रही, लेकिन फिर भी अगर हम मानते हैं कि बच्चों की प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाए, ऐसा कहा गया सोसाइटी मतलब ग्रुप में कि ये स्कीम पास हुई कि अगर मध्याह्न में भोजन कराएंगे तो स्थितियां बदलेंगी। अब अगर हम लोगों ने ये स्कीम ले आई कि मध्याह्न भोजन कराया जाए तो बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी, तो हमारे दिमाग में क्या एजम्पशन रहा होगा, क्या उदाहरण रही, कुछ बात तो रही होगी। हमें पता है कि इससे क्या होगा, बच्चों को भोजन मिलेगा। देखिए लिखा है ना, मध्याह्न भोजन बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करेगा, तभी ये स्कीम हम ले आए हैं। बट यही हमें सीखना है कि सामने वाले के मन में क्या था। मतलब जब हमने स्कीम दिया तो हमारे मन में यही आइडिया था कि मध्याह्न भोजन बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करेगा। जो बच्चे अच्छे भोजन से अन्यथा वंचित रहते हैं, वंचित का मतलब दूर, वे विद्यालय में बोथ आर राइट। ये हो गया इसकी अवधारणा। लेकिन सच ये है कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते, उसकी 2 वजह मैं पहले बता चुका हूं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सिलेबस है वो अंग्रेजों वाला है, ब्रिटिश का। वो क्लर्क तैयार करना चाहते थे, अपने लिए वर्कर तैयार करना चाहते थे, वो ऑफिसर या विद्वान नहीं तैयार करना चाहते थे। अब इधर बीच में नई शिक्षा जो नीति आई उसमें काफी कुछ बदलाव हुआ, लेकिन फिर भी हमारा भारत है कट पेस्ट से चलता है। जैसे आपको जिम्मेदारी दी गई कुछ नया सोचो, तो लोग सोचते क्यों सोचे, जितनी तनख्वाह है उतनी ही सोचेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक आदमी पढ़ा रहा था कि गंगा हिमालय से निकलती है, प्रयागराज में समाप्त हो जाती है। जब उसके डायरेक्टर ने कहा कि गलत पढ़ा रहे हो मास्टर जी, गंगा हिमालय से निकलकर प्रयागराज में समाप्त होती हैं, तो उसने कहा 500 रुपए महीने में यहीं तक आएंगी, किराया भाड़ा बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, तो हम बंगाल की खाड़ी तक जाएंगे। अब 500 रुपए में बंगाल तक लेके जाएंगे तो फिर मेहनत लगेगी। तो ऐसे ही अधिकारी भी होते हैं। ऐसा नहीं हमारे देश में विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन लोग अगर बैठ के एनालिसिस करें तो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते उसके 2 कारण हैं। अब आप दोनों कारण समझिए। बच्चा जन्म से लेके 4 वर्ष 5 वर्ष तक अपनी मां से अटैच होता है, पापा का इंतजार सिर्फ चॉकलेट के लिए करता है। चॉकलेट कोई और दे तो उसे ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पापा से उसका जैसे कहते हैं बहुत अटैचमेंट नहीं होता। समय और परिस्थितियों के साथ आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, पापा से अटैचमेंट बढ़ता जाता है। और एक समय अगर पापा अरबपति है और मम्मी के पास कुछ नहीं है तो बेटा पापा का हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है बच्चा वास्तव में अपनी मां से अटैच होता है, ये हम सारे लोग जानते हैं। ये इमोशनल अटैचमेंट का सवाल है और बच्चा मां से ही अटैच होगा। रीजन क्या है, 9 मंथ उसके गर्भ में रहता है, फिर माँ जो उसको दूध पिला करके बड़ा करती है, पालती है, पोसती है। पिता का रोल बहुत कम होता है। तो बच्चा पहली बात मां से अटैच होता है। मां से अटैच होने का मतलब मां एक ऐसा शब्द है जो इमोशन से भरा हुआ है। तो बच्चा जब छोटा होता है तो उसका इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई होता है। अब हमारे देश में जनरली क्या होता है, इमोशन इमोशन ही बचते हैं बड़े होने के बाद भी। अब जब इमोशनल क्वोशंट 5th क्लास तक मतलब 5वें ईयर तक उसका ठीक ठाक है, जब वो स्कूल जाए तो वहीं उसके आईक्यू का भी डेवलपमेंट होगा, इंटेलिजेंस क्वोशंट का भी डेवलपमेंट होगा। तो बच्चा स्कूल इसलिए नहीं जाता, कोई स्कूल में चाहता है कि जब स्कूल जाए तो उसे जो वहां का एनवायरमेंट हो वो मां के जैसा मिले। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, कुछ ऐसे स्कूल है इंडिया में जहां सुंदर सुंदर लड़कियां पढ़ाती हैं। बच्चा घर में आंदोलन करता है कि स्कूल जाऊंगा ही जाऊंगा, आप रोक नहीं सकते, क्योंकि जनरली महिलाओं का जो नेचर होता है वो सॉफ्ट होता है। आप देखिए जहां महिला टीचर होंगी, स्कूल में पढ़ाती होंगी,
वो बच्चों पे अटैक बहुत कम करती है। अब पुरुष टीचर घर से ही मूड बना के आता है, आज कलुआ को 17 का टेबल पूछूंगा, अब विधिवत मारूंगा, है ना। तो एक तो प्रॉब्लम यह है डियर, वो चाहता है कि उसे इमोशनल एनवायरनमेंट मिले स्कूल में। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कल को आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका विवाह हो जाए, आपके बच्चे हो, तो कोशिश ये करना कि सराउंडिंग में ऐसा स्कूल जहां महिला टीचर पढ़ाती हो। नहीं, महिलाओं में भी कुछ खतरनाक होती है लेकिन 90% पॉसिबिलिटी ये है कि वो इमोशन के साथ बच्चों को ट्रीट करती है। दूसरा, बच्चा जब स्कूल से आए जाए उसको होमवर्क का बहुत प्रेशर ना बनाया जाए। वहां कुछ नहीं कराते, होमवर्क लिख के दे देते हैं, अब मम्मी डंडा लेके बैठी हैं, ठोक रही हैं, अब वो होमवर्क कर रहा है, तो उसे नफरत हो जाती है। होमवर्क बहुत प्रेशर ना कराएं, उसे हंसते खेलते सिखाने की कोशिश करें। मेरा पूरा मतलब दावा है 99%, 100% तो कोई नहीं कह सकता, दैट इज अजम्पशन। तो उसके बाद वो बच्चा स्कूल और एजुकेशन के प्रति अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा और पढ़ेगा। ये इन फ्यूचर कभी मेंस में आ जाए, निबंध में आ जाए, या इंटरव्यू में कोई आपसे सवाल पूछ ले कि आप भारतीय प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए कुछ अपने विचारधारा दें या अपने कुछ विचार दें, सुझाव दें, तो आप ये सुझाव शामिल कर सकते हो और यही सत्य सुझाव है, इमोशनल अटैचमेंट वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए ध्यान से। और जब मैं कहूं ध्यान से, तो मैंने आपको पहले सिखाया ना कि हम कॉम्प्रहेंशन का ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। तो यहां चूंकि प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं, यहां कथन से काम चलाएंगे। आप कथन को ध्यान से पढ़िए। निगाह नीचे जा रही होगी, मैं समझता हूं, निगाह इसलिए रुक नहीं सकती, लेकिन आप फोकस ऊपर ही करो और ये सोचो कि ऐसा क्यों किया गया। और याद रखना, रेल मिनिस्ट्री जो है वो एक तरह से पब्लिक की ही है, ये ध्यान रखना। सरकार का नियम होता है, कोई काम जबरदस्ती नहीं हो सकता। ध्यान से पढ़ो। अब देखो बेटा, मैं नीचे नहीं पढ़ता, ऊपर पढ़ता हूं। रेलवे अधिकारियों ने 10 नई रेलगाड़ियां शुरू की हैं और पहले से चल रही 14 रेलगाड़ियों की यात्रा की आवृत्ति बढ़ा दी गई। आवृत्ति मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब आना जाना। जैसे कोई ट्रेन दिन में सुबह इधर से पटना जाती है और पटना से यहां आती है, तो उसको 2 बार कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया, आपको याद होगा जब हमारे देश में फेस्टिव सीजन आता है, फेस्टिवल दीपावली, दशहरा, सुना होगा, तो स्पेशल ट्रेनें चला दी जाती हैं, है ना। और ट्रेनों की आवृत्ति बढ़ाई गई है। इसका मतलब उस क्षेत्र में बहुत दबाव है, लोग बहुत चलने वाले यात्री हैं, इसलिए ट्रेनों की आवृत्ति बढ़ाई गई, नई ट्रेनें चलाई गई। नई ट्रेनें जब भी चलाई जाएंगी, सरकार का नियम जान लो, ऐसा नहीं है कि किसी रेल मिनिस्टर के ससुराल है वहां तो उसने नई ट्रेन चला दी कि पत्नी आई जाएगी। नई ट्रेन जब चलाई जाएगी, इसका मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जहां हम ट्रेन चलाने जा रहे हैं, दिस इज स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है पब्लिक का पैसा। जो सरकार में बैठा होता है वो आपके पैसे का मैनेजमेंट करता है, वो मालिक नहीं होता, मैनेजमेंट करता है। जैसे होता है फंड मैनेजमेंट, वैसे वो मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट ये है कि अगर नई ट्रेन चलाई जा रही है, इसका मतलब जो नई ट्रेनें चलेंगी उस पर खर्च आएगा, तेल का, बिजली का, ट्रैक बनेगी, पटरी बनेगी, तमाम व्यवस्था होगी, पूरा स्टेशन बनेगा, स्टेशन मास्टर होगा, रेलवे में नौकरी करने वाले 150 लोग होंगे, उनमें से आधे काम नहीं करेंगे, तनख्वाह केवल लेंगे, तो प्रेशर तो बढ़ेगा। इसका मतलब जो नई रेलगाड़ियां भी चलाई जाएंगी, उनके अर्निंग यानी उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में वहां यात्री उपलब्ध होंगे, फंड आता रहेगा। अब ये तो 2 हमने तत्कालिक तौर पे सोचा। अब हम चलेंगे नीचे दिए गए एजम्पशन की दुनिया में। मौजूदा रेलगाड़ियां सभी सवारियों को स्थान उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है, दिस इज राइट। नई और अतिरिक्त रेलगाड़ियों में पर्याप्त सवारियां होंगी जिससे वे आर्थिक रूप से सक्षम, बोथ आर राइट। देखिए
कॉम्प्रहेंशन नो डाउट एक टेक्निकल और टफ टॉप है, और मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूं कि आप अवधारणा सीखें, निष्कर्ष सीखें कैसे निकालें। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए तो 2 दिन तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ही कराऊंगा, और 2011 से लेकर 2023 तक इतने कॉम्प्रहेंशन पढ़े हैं, अगर सबको इकट्ठा करके आप बुक बना देंगे जितनी मोटी बुक बनेगी। यानी कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस के लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल यह है कि उनके तो आंसर आउट हो चुके हैं, जो आएगा उसका नए वाले का आंसर तो होगा नहीं। सवाल यह है कि जब अगर हम टेक्निक सीखे रहेंगे तो हम अप्रॉक्स आंसर तक पहुंच जाएंगे, मतलब हम 99% ये पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि आप सही आंसर तक पहुंचेंगे। इसलिए ये सीखना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। पढ़िए। एक औषधि निर्माता कंपनी का विज्ञापन की दुनिया में तो मैं समझता हूं आप मास्टर हो चुके हैं, है ना? वो कुछ विज्ञापन देखे भी होंगे रास्ते में। एक औषध निर्माता कंपनी का विज्ञापन, उसने विज्ञापन में क्या कहा? अपने बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे उत्पाद का प्रयोग करें। यह भी बहुत बड़ा बाजार है। चाहे आप लॉलीपॉप लेकर के पैकेट में बंद करो और एडवर्टाइजमेंट कर दो, तो स्मरण शक्ति बढ़ाने के काम आता है। बच्चे तो खाएंगे खाएंगे, मम्मी पापा भी खाएंगे कि थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाए। ये कुछ मार्केट है, हमारे देश का एक ट्रेंड है, कुछ बाजार हैं जो कुछ पर्टिकुलर एरिया के लिए फिक्स हैं। जैसे आप उस काम के लिए प्रोडक्ट ले आ दोगे, लोग धुआंधार खरीदेंगे। एक औषध निर्माता कंपनी का विज्ञापन, अपने बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे उत्पाद का प्रयोग करें। इसका मतलब ये एडवर्टाइजमेंट देने वाला ये मानता है कि लोग अपने बच्चों की स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हो, तभी तो स्मरण शक्ति की दवा आई। अब ढूंढने न लग जाना, मार्केट में कोई स्मरण शक्ति की दवा नहीं मिलती। स्मार्टनेस इज द की ऑफ मेमोरी। जितने स्मार्ट होंगे, स्मार्ट का मतलब चेहरे से नहीं, दिमाग से, एक्टिविटी से, तेजी से। जैसे कुछ लोग आपको दिखेंगे ना, वो लगेंगे तेज है ही, उनको देख के आपको लगेगा बहुत तेज है। एक्टिविटी उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको बताएगी कि बहुत तेज है। तो क्या है? स्मार्टनेस यही है। तो मेमोरी अगर बढ़ाना है तो हैप्पीनेस बढ़ाना पड़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी। इसके कुछ टर्म हैं। जितने आप पॉजिटिव होंगे उतने ही आप हैप्पी होंगे, खुश होंगे, और जितने आप खुश होंगे उतना तेज आपका दिमाग फंक्शन करेगा। और आप पहले भी बता चुका हूं कि जिस दिन आप बहुत खुश होते हैं उस दिन लगभग चीजें आपके अनुकूल होती हैं। साल में 1 बार खुश होते हो या 2 बार, तो जिस दिन होते हो उस दिन अपने अनुकूल होता है। आज कितनी तारीख है? कौन सा दिन है सर? मैं तो यही जानना चाहता था कि अपडेट हो कि नहीं। अपने बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे उत्पाद का प्रयोग करें। एक तो मैं ये मानता हूं कि लोग अपने बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते होंगे, इसलिए मैंने एडवर्टाइजमेंट कराया। फिर और लोग क्या चाहते हैं उसका भी इंतजाम है। यह प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर शुद्ध है ना, और इसके कोई प्रतिकूल प्रभाव, मतलब मैं ये भी मानता हूं कि लोग प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी हुई चीजों पर ज्यादा विश्वास करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहे हैं उसका प्रभाव प्रतिकूल तो नहीं है ना। अब आते हैं यहां पर, लोग सामान्यतः ऐसा चिकित्सीय उत्पाद चुनते हैं जो उपयोगी हो और जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव, सामान्यतः याद है सिलोजिज्म में पढ़ा था, कुछ सामान्यतः मतलब कुछ। बच्चे की स्मरण शक्ति में सुधार को कई माता पिताओं द्वारा महत्वपूर्ण, ध्यान देना यहां सभी नहीं लिखा है, सभी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अवधारणा कभी भी 100%
नहीं होगी। तो कोई ऐसा टर्म जो उसको 100% साबित करता हो यदि होगा तो उसे हम कैंसिल करें। क्या कह रहे हो? किस वाले में लिखा है बेटा? सभी रेलगाड़ी के लिए नहीं लिखा है, मौजूदा रेलगाड़ियां सभी सवारियों को, यानी जितनी सवारियां वहां उपलब्ध रहती है। अर्थ भी समझा करो, वैसा ना मोहब्बत का मतलब मोहब्बत ही होता है, कभी कभी मम्मी पापा से भी होता है। हाँ, मतलब कई बार लोग जो है ना मम्मी पापा के सामने मोहब्बत नाम नहीं लेते, अरे मम्मी पापा से भी हो सकती है, पर लेते नहीं कि मम्मी पापा वही समझेंगे। इसे देखिए, बंगलौर से दिल्ली की यात्रा वायुमार्ग से ज्यादा जल्दी होती है। ज्यादा जल्दी का मतलब अन्य भी साधन है ना, तुलना हो रही है। ज्यादा जल्दी, ज्यादा कम, इसका मतलब किसी से तुलना की जा रही है, इसका मतलब यही होता है। अब यही छोटी छोटी बातें कॉम्प्रिहेंशन पास कराएंगी। आप एक लाइन पढ़े तुरंत नोटिस कर लें इसका मतलब क्या। ज्यादा जल्दी का मतलब तुलना के लिए कोई व्यवस्था है। बंगलौर से दिल्ली की यात्रा वायुमार्ग से ज्यादा जल्दी होती है, ये किसी ने आपसे कहा। आप बंगलौर से दिल्ली या दिल्ली बंगलौर आते जाते हैं, किसी ने कहा वायुमार्ग से ज्यादा जल्दी होती है, इसका मतलब आप अन्य मार्गों का भी प्रयोग करते हैं। चलिए बातें अवधारणा पे। बंगलौर और दिल्ली वायुमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं, न जुड़े हुए होते तो सामने वाला सजेशन न देता। बंगलौर से दिल्ली के लिए यातायात का कोई अन्य साधन उपलब्ध, मैं समझता हूं लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है ना, सीख गए। इसीलिए हम लोग इतनी देर से मेहनत कर रहे थे, 2 दिन से। ये पढ़िए, जमीन के एक प्लाट पर अंकित सूचना, आप ये सूचना देखे होंगे, निजी संपत्ति अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लिखा रहता है, खाली प्लाट जहां होता है वहां एक बोर्ड लगा होता है, नहीं गुंडे कब्जा कर लेंगे मोहल्ले वाले, है ना। अब उसने ये सूचना लिख दी है, इसका मतलब वो ये मानता है कि कुछ लोग इस सूचना को पढ़ेंगे और डरेंगे भी। दो बात तो सीधा सीधा क्लियर है, क्योंकि कार्रवाई होगी ना। अब चलिए नीचे, वहां से गुजरने वाले शायद सूचना पढ़ लेंगे और अतिक्रमण नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, लोग कार्रवाई किए जाने से डरते हैं, ये भी सही है, बोथ आर राइट। अब हम चलते हैं एक नई दुनिया में। यह यूपीएससी 2012-15 का प्रश्न। गीता पे फोकस ना करो, इस पे फोकस करो, पढ़ो। मेरी क्लास में भी अगर लोग लेट आते हैं तो मैं समझ लेता हूं कि सन्यास का मन बना चुके हैं। आप ये स्टेटमेंट पढ़िए और ध्यान दीजिए कितना आनंददायक प्रश्न है ये। आप इससे ये भी समझ जाएंगे यूपीएससी ऑप्शन कैसे बनाता है।
जब से नरेश ने ध्यान प्रारंभ किया है, ध्यान मतलब मेडिटेशन, आप दो लोग आमने सामने हो, नरेश को आप दोनों पहले से जानते हो, आप में से एक व्यक्ति नरेश की चर्चा कब होगी? जब आप नरेश को पहले से जानते होंगे। नहीं जानते होंगे, जैसे मान लिया आप दो लोग मिले, कभी भी कहे कि यार वो जॉर्ज मिला था, अब आप जॉर्ज को जानते ही नहीं है, चर्चा नहीं होगी। लेकिन ये होगा यार वो कलुआ मिला था तुरंत समझ जाओगे, पड़ोसी जो बगल बैठता था, है ना। अब देखिए, जब से नरेश ने ध्यान प्रारंभ किया है वह अधिक अच्छा बॉक्सर बन गया है। ध्यान विशेषण का काम कर रहा है ना। शब्दों को ऐसे पकड़ते हैं, यानी गीता जो अपनी बात कह रही है विशेषण के साथ कह रही है, विशेषता बताती है। विशेषता क्या है? ध्यान। वो नरेश की क्वालिटी बता रही है, पर क्वालिटी कहां से बता रही है? ध्यान से। गीता, अब देखो फिर ध्यान से पढ़ो, ऐसे पढ़ा जाता है। जब से नरेश ने ध्यान प्रारंभ किया है वह अधिक अच्छा बॉक्सर बन गया है। यानी इस पूरे स्टेटमेंट का जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो है ध्यान। महत्वपूर्ण शब्द ध्यान है, यानी ध्यान पर, उसको ध्यान को बेस बना के सामने वाले की विशेषता बताना। राधा ने कहा असंभव, क्या है? असंभव है, इसका मतलब उसने असंभव किसको कहा? ध्यान को, है ना। असंभव जब कहा तो विशेषण पे ही फोकस किया। किसी बॉक्सर का सबसे महत्वपूर्ण गुण उसकी आक्रामकता है। राधा का कथन उसके इस विश्वास को प्रतिबिंबित करता है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है, सोच को। सोच मतलब अवधारणा, है ना। अब चलेंगे हम ऑप्शन की दुनिया में। ध्यान की प्रवृत्ति किसी व्यक्ति को कम आक्रामक बनाने की होती है। इसको हम होल्ड पे कर लेंगे, होल्ड पर। ध्यान करने वाले व्यक्ति पर ध्यान का नगण्य प्रभाव पड़ता है या कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, होल्ड पर। नरेश पहले खराब बॉक्सर था क्योंकि वह पर्याप्त आक्रामक नहीं था। यह बात तो कहीं कहीं नहीं गई है। खराब था या अच्छा था इसकी चर्चा नहीं हुई है, ऐसे ना कहो। मतलब आंदोलन कर रहे हो, मेरी क्लास खत्म, कॉम्प्रेंशन खत्म, और साथ ही साथ तो मेरी क्लास में सीखो। नरेश ने बॉक्सर होने के कारण ध्यान आरंभ ही नहीं किया होता, इसकी भी बात गलत। ऊपर के दोनों होल्ड पर हैं। अब हम फिर से पढ़ेंगे। जब से नरेश ने ध्यान प्रारंभ किया है वह अधिक अच्छा बॉक्सर बन गया है। राधा कहती है असंभव, हमें गीता पर एजम्पशन नहीं देना है, राधा पे देना है। राधा कहती है असंभव, यानी ध्यान व्यक्ति को अधिक अच्छा नहीं बना सकता। किसी बॉक्सर का सबसे महत्वपूर्ण गुण उसकी आक्रामकता है। राधा कथन उसके इस विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। ध्यान की प्रवृत्ति किसी व्यक्ति को कम आक्रामक बनाने की होती है। ध्यान करने वाले व्यक्ति पर ध्यान का नगण्य प्रभाव पड़ता है या कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये गलत है, ये सही। प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता ये सवाल नहीं है। ध्यान की प्रवृत्ति किसी व्यक्ति को कम आक्रामक बनाने की होती है, इसीलिए उसने असंभव कहा। उसने कहा ना अधिक अच्छा बॉक्सर बन गया है, किसकी वजह से? ध्यान की वजह से। वो कह रही है असंभव, मतलब वो कन्फर्म है क्योंकि वो साल भर से ध्यान कर रही थी, सारी आक्रामकता खत्म हो गई है, इसलिए उसने ये बात कही है। यूपीएससी का प्रश्न है, थोड़ा मेहनत तो लगेगा ही, कोई बात नहीं, गलती से आप सीखोगे। ये एक तरह से अवधारणा नहीं, निष्कर्ष की दुनिया का प्रश्न है। अभी हम इसके बाद निष्कर्ष सीखेंगे, लेकिन ये प्रश्न था इसमें, इसलिए मैं करा दे रहा हूं। ये अवधारणा का नहीं, निष्कर्ष का प्रश्न है, ध्यान रखना। सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, याद रखना, दुनिया ऐसे ऐसे चलती है। सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, और जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वे सभी संतुलित भोजन करते हैं। अतएव वे सभी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करते खराब खिलाड़ी है। इस कथन से सर्वोत्तम निष्कर्ष यह निकलता है कि
कोई खराब खिलाड़ी जीतना नहीं चाहता, इसकी दुनिया तो यही समाप्त हो गई। कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता अच्छा खिलाड़ी नहीं, ये होल्ड पर। प्रत्येक खिलाड़ी जो संतुलित भोजन करता है वो अच्छा खिलाड़ी है, यहां प्रत्येक है, खत्म कर दिया इसको। सभी खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं अच्छे खिलाड़ी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कई बार ये दुनिया भी आपकी मदद करेगी, है ना। तो यूपीएससी के जो 4 ऑप्शन दिए होंगे, एटलीस्ट उसमें से 2 ऑप्शन तो डिलीट हो जाते हैं इसी आधार पे, की वर्ड के आधार पर 2 बचते हैं, वहां कंट्राडिक्शन होगा तो आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब मैं आपको ले चलता हूं तर्क की दुनिया में। तर्क यानी आर्गुमेंट। एक बच्चा लिख रहा है आपकी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होती है सर, कुछ दिन और पढ़ा दीजिए ना। नहीं डियर, मैं लोगों के वही एक उदाहरण दिया ना कि बच्चे प्राथमिक स्कूल में उपस्थिति कैसे बढ़ाई जाए, इमोशन। आप जब क्लास में पढ़ा रहे हो तो जितने भी स्टूडेंट हो, किसी को ये ना लगे कि मैं मतलब दूसरे ग्रह पे आ गया हूं। हर व्यक्ति को ये लगे कि मैं जो सामान्य जीवन जीता हूं उसे जी रहा हूं। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति पढ़ेगा। और मेरा ये मानना है, मैं तो कई जगह सुझाव भी देता हूं मैनेजमेंट को, जहां पहले था वहां भी देता था, कि आप क्लास को इंटरेस्टिंग वे में ले जाइए। आप सुबह से शाम तक 9 घंटे पढ़वाते हो, 9 घंटे बाद आदमी आदमी नहीं रह जाता, तो उसको आप कुछ ऐसा सिस्टम बना के रखो कि वो 9 घंटे क्या, वो 12 घंटे भी पढ़े, बट एक उसको इंटरेस्ट लगे ना। और आप भी जानते हैं कि इंटरेस्ट वाला काम मिल जाए तो आप कितने घंटे कर सकते हो, सबको पता ही है ना। अब राष्ट्रपति भवन खुल गया है, मुगल गार्डन, अगर मान लिया वहां पर कोई लेटेस्ट हीरोइन बताओ, उर्वशी रौतेला, अगर राष्ट्रपति भवन में अगर वहां घूमने के लिए आ जाएं, ताज मुगल गार्डन में रहेंगी, जो लोग आएंगे उनसे सबसे मिलेंगी, दिन भर बात करेंगी, लोग एक दिन पहले से सामान लेके मुगल गार्डन पहुंच जाएंगे और 18 घंटे कंटिन्यू वहां रहेंगे। तो दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो उसी तरह अगर कोई भी सब्जेक्ट हो इंटरेस्ट से जुड़ा होगा तो लोग पढ़ेंगे। अब हम सीखने जा रहे हैं तर्क। तर्क मतलब आर्गुमेंट। आर्गुमेंट से भी प्रश्न पूछ सकता है कि उपरोक्त गद्यांश से नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त तर्क है ना। कौन सा तर्क उपरोक्त गद्यांश को पूरी तरह से साबित करता है या सिद्ध करता है, ऐसा कोई भी लाइन यूज कर सकता है। अब तर्क की खासियत क्या होती है? तर्क 2 प्रकार के होते हैं, मजबूत तर्क और कमजोर तर्क। मजबूत को शुद्ध हिंदी में प्रबल तर्क भी कहते हैं। मजबूत तर्क, कमजोर तर्क। अब इसके नीचे पहले हम कुछ पॉइंट लिखा देते हैं। लिखिए पॉइंट नंबर 1, जिस तर्क में अवश्य केवल तभी निश्चित ही अवश्य मतलब मस्ट, केवल मतलब ओनली, निश्चित ही मतलब डेफिनेटली, असंभव इम्पॉसिबल, प्रत्येक एवरी,
ये सभी ऑल वाले शब्द हैं, आप समझ ही रहे होंगे। जो भी शब्द ऑल को इंडिकेट करता हो, सभी को, मतलब 100% डिक्लेयर कर देता हो, अवश्य, केवल, सभी, निश्चित ही, संभव, प्रत्येक, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो। इंग्लिश वालों ध्यान दो, मस्ट, ओनली, ऑल, डेफिनेटली, इम्पॉसिबल एंड एवरी, ऐसे शब्दों का, टर्म का प्रयोग हो, यूज हो, तो वे तर्क हमेशा कमजोर होंगे। तर्क मतलब आर्गुमेंट। ये है तर्क। तर्क मतलब आर्गुमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, वीक आर्गुमेंट। अगर इफ देयर आर इन एनी आर्गुमेंट, मस्ट, ओनली, ऑल, डेफिनेटली, इम्पॉसिबल एंड एवरी टर्म आर यूज, देन इट विल बी वीक आर्गुमेंट। अब हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ बोर्ड पे लिखना संभव नहीं हो सकता, ठीक है। यदि ये टर्म कहीं यूज होंगे तो वो क्या होगा, वीक आर्गुमेंट होगा। दूसरा पॉइंट नंबर 2, यदि किसी तर्क में किसी महान व्यक्ति के नाम का प्रयोग होता है, तो वह तर्क कमजोर तर्क माना जाएगा। इफ द नेम ऑफ एनी ग्रेट पर्सन यूज इन आर्गुमेंट, then it will be weak argument, then it will be weak argument। बोल रहा हूं भाई, इंग्लिश में बोल तो रहा हूं, आप बस फोकस करो। बस ये थ्योरेटिकल बातें हैं, और भी सामान्य बातें होती हैं, जैसे किताबों में लिखा रहता है ना कि तर्क कथन पे आधारित होना चाहिए, कथन कुछ भी हो, तर्क उसके पक्ष विपक्ष में होना चाहिए। ये सब बाबा वाली बातें हैं किताबी, ये ज्यादा जो है डाइजेस्ट नहीं होती। स्टडी हमेशा प्रैक्टिकल वे में होनी चाहिए। बड़ा क्लियर है कि हम आर्गुमेंट कोई देंगे तो उसमें किसी ग्रेट पर्सन का नाम का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आपने किसी के नाम का यूज कर लिया तो वो तर्क उनका हुआ, आपका नहीं। समझना ये जरूरी है कि हम किसी ग्रेट पर्सन के नेम का यूज इसलिए नहीं करेंगे कि अगर नेम यूज कर दिया फिर वो आर्गुमेंट उनका हो गया ना, और पार्टिसिपेट तो आप कर रहे हो, आपको तर्क देने हैं। दूसरा, अवश्य, निश्चित ही, केवल, सभी, तर्क भी आपका आर्गुमेंट हो सकता है। आर्गुमेंट डिक्लेरेशन नहीं होता, आर्गुमेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा, दो बड़े वकील कोर्ट में किसी मुलजिम के एक पक्ष में विपक्ष में तर्क दे रहे होते हैं, वो अपने आर्गुमेंट देते हैं, डिसीजन नहीं देते। डिसीजन कौन देता है? जज देता है। आपका काम है आर्गुमेंट देना। और दरअसल ये टॉपिक, आर्गुमेंट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को बूस्ट कर देता है, बशर्ते उसे डिबेट में शामिल होने का मौका मिले। कभी भी यदि ऐसे टॉपिक हो आर्गुमेंट, और दो लोगों को इसे सामने बैठा दिया जाए, एक पक्ष में बोले, विपक्ष में बोले, अपने अपने तर्क दे, तो जब आर्गुमेंट देगा तो सोचेगा तो कुछ लॉजिक ले आएगा। जितना ही तर्क को आप सोचोगे, लॉजिक को, उतना ही आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। रीजन माने होता है बुद्धि। जैसे यूपीएससी ने 2023 में एक निबंध में एक मतलब एसे आया था, उसकी लाइन थी, मैथमेटिक्स इज अ म्यूजिक ऑफ रीजन। मैथमेटिक्स इज अ म्यूजिक ऑफ रीजन। गणित बुद्धिमत्ता का संगीत है। कुछ लोगों ने जब इसको पढ़ा होगा या सुना होगा तो उन्होंने सोचा होगा ये कौन सी आफत आ गई,
मैथमेटिक्स कैसे संगीत हो सकता है, म्यूजिक कैसे हो सकता है, मैं बताता हूं। म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल लैंग्वेज है म्यूजिक। शब्द जो होंगे लिरिक्स, वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन किसी में हो सकते हैं, पर जो म्यूजिक बजती है, म्यूजिक समझ रहे हो, जो गाने से पहले टन टन आवाज आती है, हाँ धुन, क्या बात है, धुन। जो म्यूजिक होती है वो यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल कैसे होती है? एक होती है सैड म्यूजिक। आप यकीन माने, आप किसी से कम्युनिकेट न कर पा रहे हो, और मान लिया आप अफ्रीका में फंस गए हैं, वहां की भाषा है झमाझम, और आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वहां इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं जानते, और आप उनकी नहीं जानते, और किसी की डेथ हो गई है। अब आप अपने बातों को कैसे रखेंगे? एक सैड म्यूजिक धीरे धीरे बजाएंगे, वो समझ जाएंगे कि आप भी दुखी हैं। तो म्यूजिक इसलिए कि जो म्यूजिक शब्द होता है ये यूनिवर्सल होता है। और म्यूजिक की खासियत क्या होती है? ये सबसे ज्यादा हमारे इमोशन से अटैच होता है। जैसे ही म्यूजिक शुरू होगी, कई बार मैंने सड़कों पे देखा है दिल्ली वगैरह में भी, जैसे लोग जा रहे हैं सड़कों पे, लड़के लड़कियां जा रहे हैं, है ना, कनाट प्लेस वगैरह में आप कभी देखो, साउथ एक्स में देखो, जा रहे हैं, या चंडीगढ़ चले जाओ सेक्टर 17 में, वहां देखो, बड़ा अच्छा नजारा रहता है। तो अब जा रहे हैं लोग, अब म्यूजिक बज रही है, तो कई तो जो है अंदर अंदर, कभी आपने नोटिस किया होगा, कभी आप मेले या भीड़ से गुजरे, अब बढ़िया वाला म्यूजिक बज जाए, है ना, चांद सिफारिश जो करता हमारी, ठीक है, तो आपका मन जो है ना उसके साथ स्पंदन कर रहा होगा। अगर साथ में मम्मी पापा या कोई है तो आप अपने इमोशन व्यक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन अंदर अंदर धड़कने जो है, आपका दिमाग पंप करेगा, और अंदर अंदर मन नाचेगा। एक शब्द होता है मन नाच रहा है, तो मन नाचेगा म्यूजिक पे। कई कई मान लिया मम्मी पापा नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, चले जा रहे हैं ऐसे आराम से, म्यूजिक बजे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर ही लेते हैं। या कई लोग देखिए, आप जब बैठे होते हैं चेयर पे, अच्छी म्यूजिक चल रही, तो उनका जो पैर होता है ना एक्सेलेटर की तरह, पैर मूवमेंट करने लगता है। तो दैट मीन्स कि म्यूजिक जो होता है हमारे इमोशंस को, हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा अटैच करता है। तो मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, बुद्धिमत्ता का संगीत है वो, यानी हर व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल लेवल तक ले जा सकता है। ये आया था, और अगर यूपीएससी ने बोला होगा तो रिसर्च करके ही बोला होगा, निबंध में दिया है। इन सब चीजों से हम थोड़ी थोड़ी बातें सीखेंगे। तो अवश्य, केवल, सभी, निश्चित ही, असंभव, प्रत्येक, मस्ट, ओनली, ऑल, डेफिनेटली, इम्पॉसिबल एंड एवरी, ये टर्म यूज होंगे तो जो आर्गुमेंट होगा वो वीक होगा, कमजोर होगा। इसके अलावा महान व्यक्ति के नाम का प्रयोग करेंगे तो आर्गुमेंट क्या होगा? वीक होगा। ठीक है, बस इतना ही जानना है, शेष अब आर्गुमेंट करने का समय आ गया है। एक आर्गुमेंट मैं आपको पहले करा चुका हूं, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से अच्छा होता है? याद है? मतलब ऐसे देख रहे हो जी, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं कब करा दिए थे, क्लास में कराया था, और उसमें ये बताया था कि एकल परिवार में स्वतंत्रता अधिक होती है, संयुक्त परिवार में सुरक्षा अधिक होती है। किसी भी व्यक्ति के विकास में स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। और यहां डायग्राम बना के बताया था, या डायग्राम नहीं बनाया था? तो उसको कराने की, पेड़ वाला, तो उसको कराने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अपने साथी भी हैं ना, आंदोलन कर रहे हैं, कब पढ़ाया कब पढ़ाया। कोई नहीं, एक बार रिवाइज करा देता हूं। आप में से भी बहुत लोग हैं सोच रहे हैं पता नहीं कब हुआ था। क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से अच्छा होता है?
अभी शादी नहीं हुई ना? हो गई है? अच्छा, तो पत्नी मारती रही होगी इसलिए संयुक्त परिवार में चला गया। क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से अच्छा होता है? इज न्यूक्लियर फैमिली बेटर देन ज्वाइंट फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली बेटर देन ज्वाइंट फैमिली? कौन खोल रहा है बेटा? बंद कर लो। नहीं, रहने दो। अच्छा चलो, आप गेट पे फोकस ना करो ना। मैं आपको बताऊं, एक बार पति और पत्नी हवाई जहाज में जा रहे थे। पत्नी खिड़की की तरफ बैठी थी, पति मिडिल वाले तरफ बैठा था, और उधर लेफ्ट साइड वाले में दो लड़के बैठे थे। ध्यान से सुनना, बड़े काम की चीज है। आज के बाद एकदम पूरी तरह बदल जाएंगे आप। अब बैठ गए, हवाई जहाज धीरे से रनवे पे दौड़ना शुरू किया। पत्नी अपने पति से करे, सुनो जी। उसने कहा क्या है? कहा वो लड़का मुझे देख रहा है। अब ध्यान सुनना। तो पति ने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है गलती से देखा हो, अब नहीं देखेगा। अब थोड़ी देर और जब टेक ऑफ कर गया, फिर कही सुनो जी। पति ने कहा क्या है? कहा वो लड़का मुझे देख रहा है। अब ध्यान सुनना, तीसरी बार। पति ने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं यार, देखने की लायक हो, सुंदर हो, देख ही रहा है, क्या फर्क पड़ता है। अब तीसरी बार पत्नी ने फिर कहा सुनो जी। उसने कहा अब क्या है? आप पता है पत्नी से लोग यही शब्द बोलेंगे, पत्नी नहीं होगी दूसरे की होगी तो ये नहीं बोलेंगे। जब उनकी पत्नी ने कहा सुनो जी, तो उसने कहा अब क्या है? कहा वो लड़का मुझे देख रहा है। वो अपनी पत्नी के ऊपर फायर हो गया। तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि वो तुम्हें देख रहा है ना? बस। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कंसंट्रेट करो। भाई दुनिया है, दुनिया में लोग अलग अलग काम करते रहेंगे, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक हैं। आप फोकस ही मत करो। और हमेशा याद रखो कि विद्यार्थी के बारे में कहा जाता है काकचेष्टा बको ध्यानम स्वनिद्रा तथैव च, यानी ध्यान बकुले की तरह होना चाहिए। पानी भरा होता है, तमाम शोर शराबा खेत में होता है, वैसे ऊपर चोच करके रखता है और पानी में नीचे देखता रहता है, देख उसका ध्यान वही रहता है। और जैसे ही नीचे कोई कीड़ा मिलता है वो बस अपना चोच अंदर ले जाता है और कीड़ा उठा लेता है। तो ध्यान का लेवल ये होना चाहिए, है ना? कोई बात नहीं बेटा, मैं कहूंगा, है ना? लेकिन फिर भी आप यही फोकस रखो। हो सकता है सामने वाली कोई मजबूरी हो आने जाने की, इसलिए आ जा रहा हो, तो कई बार कंसीडर कर लेते हैं, है ना? चलो आपके बहाने सब लोग हंस लिए। क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से अच्छा होता है? इज न्यूक्लियर फैमिली बेटर देन ज्वाइंट फैमिली? अब इसके पक्ष में हाँ होगा और ना होगा। विपक्ष में दो शब्द होंगे। एकल परिवार का मतलब होता है कि मम्मी पापा और एक दो भाई बहन। ज्वाइंट फैमिली का मतलब होता है लगभग आधा गांव, मतलब दादा दादी चाचा चाची सब लोग उसी में रह रहे हो। अब सवाल यह है कि ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है और एकल फैमिली में क्या होता है, दोनों का मैं आपको मतलब समझा दूं। इसको हम डेमोक्रेसी के हिसाब से समझेंगे, लोकतंत्र के हिसाब से। जब ज्यादा सांसद होंगे, ज्यादा बड़ी विधानसभा होगी, ज्यादा बड़ी पार्लियामेंट होगी, तो बहुमत की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, यानी हर व्यक्ति से ओपिनियन लेना पड़ेगा किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले। तो ज्वाइंट फैमिली की नेगेटिविटी यह है कि निर्णय लेने के लिए बहुत लोगों से मत लेना पड़ता है, और जब तक मेजोरिटी नहीं आएगी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, मेंबर कम होते हैं और किसी बात पे सहमति बहुत तेजी से बनती है, कोई भी निर्णय जल्दी से लिए जाते हैं, यह सच है। दूसरा, जब कोई निर्णय जल्दी से लिए जाएंगे, जब निर्णय जल्दी हो गया इसे कहते हैं स्वतंत्रता, और निर्णय लटक जाए तो इसे कहते हैं परतंत्रता। यानी आप, ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट फैमिली में निर्णय नहीं होता, लेकिन मान लिया 4 लोग मिलकर निर्णय ले रहे हैं, तब तक पांचवा बाहर गया हुआ, वो आएगा तब वीटो लगाएगा। हमारे क्षेत्र, हमारे गांव में एक लड़का पहले बीटेक किया, बीटेक करने के बाद यूपी में पीसीएस हो गया। इस समय उसकी 55 साल है, विवाह नहीं हुआ, जबकि 30 साल में सारा काम हो गया था। क्यों नहीं हुआ? बहुत बड़ी फैमिली है, जब तक सारे लोग वोट नहीं देंगे विवाह तय नहीं हो सकता।
तो लोग जब तय करने वाले आते थे तो किसी दिन दादा नहीं होते थे, किसी दिन चाचा जो बाहर में नौकरी करते वो नहीं आए, एक चाचा मिलिट्री में है वो नहीं आए। तो ऐसे टलते 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 अब वो ज्वाइंट फैमिली के भरोसे चढ़ गया है। तो कई बार क्या होता है, बहुमत का आंकड़ा जुटाना बड़ा कठिन होता है। तो ज्वाइंट फैमिली बहुमत के आधार पर चलती है। एकल फैमिली जनरली सामान्य होती है। मान लिया आप एक भाई बहन है, मम्मी पापा, 4 लोग रह रहे हैं, तो एक वोट तो आपके पक्ष में पहले से है, मम्मी। अब एक ही वोट जुटाना है सरकार बनाने के लिए, पापा या भाई जो सेट हो जाए। अगर भाई की भी अपनी कोई कमजोरी है तो आप थोड़ा सा चाबी टाइट करेंगे, वो कहेगा नहीं नहीं मेरा वोट तो तेरे साथ ही है, पर तुम कल उससे मिलना तो बोल देना कि मैं याद कर रहा था, है ना। तो कहने का मतलब एकल परिवार में ऐसा होता है, लेकिन इसका विपरीत भी है। एकल परिवार में सुरक्षा कम होती है किसी भी पैमाने पर। सोशल सोसाइटी का एक नियम है, आपको पता है, आदिकाल में जब ये संबंध नहीं थे, रिलेशन नहीं थे, लोग ऐसे ही जंगलों में घूमते थे, पत्ते पहन करके फल फूल खाते थे। फिर धीरे धीरे लोगों का संपर्क हुआ, बच्चे हुए, कोई लाइबिलिटी नहीं लेता था, तो धीरे धीरे समाज का निर्माण होता चला गया। वहां से जो विवाह संस्था उत्पन्न हुई, यहीं से लाइबिलिटी डाली जाने लगी। तो धीरे 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 उस टाइम में भी लोग समूह में रहना शुरू किए थे सुरक्षा को लेकर के। तब जानवर अटैक करते थे, प्राकृतिक सुरक्षा को लेकर के। आज भी समाज कुछ ऐसा ही है, सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब ये बात साबित कैसे होती है, जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री, उसका कोई अपना परिवार हो या ना हो, उसको बिल्कुल वेल सिक्योरिटी दी जाती है ना। क्यों दी जाती है? क्योंकि सुरक्षा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति को शांत मन से काम करने के लिए और शांति से विकास करने के लिए सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, अगर उस मोहल्ले में कहीं से भी लोगों से विवाद या किसी कारणवश आप अपने आप को असुरक्षित पाते हैं, तो आपके व्यक्तित्व का 100% विकास कभी भी नहीं होगा। सुरक्षा बहुत जरूरी है। आप सुनते होंगे लोग कहते हैं यार बड़ी किचकिच है, शांति में कहीं चलते हैं। दिस इज द इशू ऑफ सिक्योरिटी। अब यहां दो बातें निकलेगी। क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से अच्छा होता? हाँ, इसमें स्वतंत्रता अधिक होती है। नहीं, संयुक्त परिवार में सुरक्षा अधिक होती है। सुरक्षा अधिक होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, क्या कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है? इज पेन माइटियर देन स्वॉर्ड? इज पेन माइटियर देन स्वॉर्ड? क्या कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है? हाँ, लेखक व्यक्ति के
लेखक व्यक्ति की सोच को प्रभावित करते हैं। लेखक व्यक्ति की सोच को प्रभावित करते हैं। राइटर इन्फ्लुएंस द थिंकिंग ऑफ द पीपल। राइटर इन्फ्लुएंस द थिंकिंग ऑफ पीपल नहीं। शारीरिक शारीरिक बल की सहायता से एक व्यक्ति सभी पर विजय पा सकता है। नहीं, शारीरिक बल की सहायता से एक व्यक्ति सभी पर विजय प्राप्त कर सकता है। नो, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल फोर्स वन कैन conquer all। शारीरिक बल क्या लेखक व्यक्ति की सोच को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल करते हैं। लेखक व्यक्ति की सोच को खूब प्रभावित करते हैं। आप कभी भी देखे होंगे कि कई बार क्या होता है, ये भी स्टेटमेंट, जैसे कई बार लोग टीवी पे आके कोई बात बोल देते हैं, पूरा देश मान लेता है ना, तो वो भी लेखनी ही है। मोदी जी ने कहा कोरोना में कि लोग घर पे रहें, थाली बजाएं, खूब बजी, है ना, दिया जलाएं, दिया जला। तो ऐसे ही अन्य भी तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कहीं भी कुछ बोल देते हैं तो जल्दी से सर्कुलेट हो जाता है, लोग उसको मान भी लेते हैं। तो वही जो लेखक शब्द था पहले के टाइम में कि प्रिंट मीडिया पे आता था, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गया है। तो जिसने कुछ बोला या सोशल मीडिया पे कुछ लिखा वो लेखक ही हो गया। तो पहला तो एकदम बिल्कुल मजबूत आर्गुमेंट है। दूसरा, नहीं, शारीरिक बल की सहायता से एक व्यक्ति सभी पर विजय प्राप्त कर सकता है। पहली बात सभी है इसलिए गलत। दूसरा, शारीरिक बल मतलब कुछ नहीं। शारीरिक बल का मतलब इतना ही है कि आप अपना काम अच्छे से कर सकें। नहीं तो शारीरिक बल वाले तो ऐसे भी हैं, जैसे एक यहाँ की बंगाल की उड़ीसा की घटना थी। एक आदमी बहुत लंबा चौड़ा पहलवान था, 6 फीट का। होली के टाइम में एक बच्चे ने अपनी इनर जो है केवल उतार के उसके मुंह पे फेंक दिया, मर गया। अब इसमें कोई मतलब क्रिमिनल केस लगा नहीं। बाद में पूछा गया कि भाई ये कैसे संभव हुआ? उसने कहा सर मैं हर साल दीपावली पे इनर पहन लेता हूं, फिर होली पे ही उसको उतारता हूं। उसमें इतनी महक होती है कि अगर किसी के मुंह पे फेंक दिया जाए तो आदमी बचना मुश्किल हो गया। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या है? कमजोर है। तो पहला वाला करेक्ट है, मजबूत है। क्या? को पूर्णतः प्रतिबंधित
कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। Should the sex determination test during pregnancy be completely banned? नंबर 1, हाँ। यह विवेकहीन तरीके से बालिका भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। बढ़ावा देता है। अंततः सामाजिक असंतुलन को बढ़ा देगा। को बढ़ा देगा। दूसरा, नहीं, लोगों को अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। जानने का अधिकार है। इंग्लिश वाले तैयार रहें। Yes, this leads to indiscriminate female foeticide and essentially will lead to social imbalance. दूसरा, no people have a right to know about their unborn child. क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए? हाँ। यह विवेकहीन तरीके से बालिका भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, अंततः सामाजिक असंतुलन को बढ़ा देगा। मजबूत है। दूसरा, नहीं, लोगों को अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। अजन्मे बच्चे के बारे में लिंग जानने का अधिकार, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है, मेल हो या फीमेल। हाँ, आज से कुछ वर्ष पहले तक हमारी सोसाइटी कुछ ऐसी थी या परिस्थितियां ऐसी थी कि जो फीमेल होती थी उनको बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं थी आगे बढ़ने की। अब आप उत्तर प्रदेश का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, पीसीएस का, बिहार का, झारखंड का, राजस्थान का, यूपीएससी का, लड़कियां धुआंधार बिल्कुल शिखर पे हैं। और कई जिले में, और एक खासियत और है, कई जिले में एसपी और डीएम और सीडीओ लड़कियां हैं। उनकी एक खासियत क्या होती है कि आप कुछ भी हो, आप उनसे मिलने जाएंगे वो आपसे घुले मिलेंगे नहीं। तो जैसे मान लिया 3 साल के लिए वो एसपी पोस्टिंग हुई, अब आप कितने भी महान व्यक्ति हो, 4 बार भी जाएंगे तो 5वीं बार पूछेंगे कि हाँ बताइए आप आए तो थे, मिल तो गए थे। घुलेंगी नहीं। घुलेंगे नहीं तो करप्शन को बढ़ावा नहीं मिलेगा। करप्शन कहाँ शुरू होता है? जब हमारा आपको बहुत अच्छा परिचय होगा, कभी कहूंगा अरे मैडम देख लीजिए टेंडर पास कर दीजिए, मैडम जल्दी टेंडर पास नहीं करेगी, पर सर जो होंगे वो कभी भी पास कर सकते हैं, है ना, सही व्यवस्था हो। तो गवर्नमेंट की भी पॉलिसी उनको बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आप मेडिकल फील्ड में चले जाएं तो जो नीट का पेपर होता है उसमें लड़कियों का सिलेक्शन बहुत हाई लेवल पे जा रहा है ना। कुछ दिन बाद भारत में लड़कियां ही डॉक्टर बचेंगी, है ना, फिर जाके वहीं दिखाते रहना।
तो मेरे कहने का मतलब दुनिया बहुत आगे जा रही है। अब ये मेल फीमेल का इशू नहीं रहा। अगर सोशल बैलेंस की बात कही जाए तो लड़कियों के सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी जिस रेशियो में होती है वो ज्यादा होती है, जिस रेशियो में पीयर होती है रेशियो वहीं से निकाला जाता है, वो ज्यादा होता है। उसका दो कारण, रीजन भी मैं आपको दे दूं। लड़कियों का जो नेचर होता है सामान्यतः अपने मदर के साइड में ओरिएंटेड होता है, और उनका नेचर लगभग रिजर्व टाइप का होता है, लगभग, सबका नहीं कह सकता, लगभग। और उनमें से कुछ जो है एम्बिशियस होती हैं, महत्वाकांक्षी। जो महत्वाकांक्षी होती हैं वो सफर को तय कर लेती, कुछ महत्वाकांक्षी नहीं होती, कुछ को बस यूं है कि जैसे जीवन चल रहा है ऐसे चलता रहेगा, उनका सफर रुक जाता है। महत्वाकांक्षी यदि है और नेचर उनका रिजर्व है तो उनके सफल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। आपको बताऊं, यहाँ मुखर्जी नगर में दो बहनें रहती थी, उनका नाम शायद किंजल सिंह प्रांजल सिंह था। उनके फादर यूपी पुलिस में थे और कहीं रात में गए थे, वहां एनकाउंटर हुआ, उसमें उनको भी गोली लगी, वो नहीं रहे। और वो दोनों बहनें बहुत छोटी छोटी थी। उनकी मदर, यूपी की मामला है ये, आप किंजल प्रांजल को सर्च करिएगा, इस समय दोनों सीनियर आईएएस हैं। तो उनकी माताजी, वो दोनों बहुत छोटी छोटी थी, तो उनके फादर जिस पुलिस डिपार्टमेंट में डीएसपी रैंक पे थे, उसी डिपार्टमेंट में उनकी मदर कम पढ़ी लिखी थी, तो प्यून की नौकरी मिली। लेकिन वो प्यून की नौकरी करती नहीं, अपने बेटियों दोनों को पढ़ाती रही, और दोनों पढ़ती नहीं। अच्छा, पूरे समाज से और इत्तेफाक से वो जिस जाति समुदाय से आते थे वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होते भी हैं, ठाकुर परिवार से थे। तो उन लोगों ने, मतलब उनकी माताजी समाज से लड़ते हुए, एक चपरासी महिला, बच्चे छोटे छोटे, थाने में महिला काम करे तो ऐसे लोग घृणा की नजर से देखते हैं। अब तो खैर दुनिया बहुत आगे चली गई, अब तो डीआईजी आईजी भी महिलाएं हैं, अब तो नहीं है, लेकिन आप काफी साल पहले ये सिचुएशन होती थी। कारण क्या है कि थाने में जितने पुलिस वाले होते थे, मुलजिम होते थे, वहां स्वागत ही गालियों से होता है। जैसे इतनी शानदार शानदार गालियां देते हैं कि आत्मा हिल जाए अगर आप किसी थाने में चले जाए। अच्छा, कारण क्या है, पुलिस वालों की इसी की ट्रेनिंग होती है, सामने वाले को दहशत में नहीं लेंगे, मुलजिम बताएगा नहीं। वहां एक महिला नौकरी करती थी, अपने बेटियों को पढ़ाती नहीं। पढ़ते पढ़ते उन्होंने 12th किया, फिर उन लोगों को डीयू में पढ़ने के लिए उस टाइम में उन्होंने भेजा, समाज से लड़ करके। दोनों यहीं पढ़ी डीयू में। पढ़ने के बाद एक ही वर्ष में दोनों बहनों का सिलेक्शन हो यूपीएससी में। और किंजल सिंह जी आज भी शायद यूपी कैडर में हैं, बहुत सीनियर आईएएस हैं, सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच गई हैं। प्रांजल की जानकारी नहीं है। दोनों सगी बहनें हो गई, और उनके पापा के मुकदमे में कुछ पुलिस वाले ही शामिल थे, उस हत्या में दिखा दिया गया था, फाइल बंद हो गई थी। फिर जब दोनों बहनें बड़ी हुई, उस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट तक आया मुकदमा, और उन तमाम दोषियों को सजा भी मिली, दिलाया। तो होता क्या है कि विजन, एम्बिशियस होना, ये पहली, मतलब जैसे कहते हैं ना, पहली सीढ़ी है। जितने हम महत्वाकांक्षी होंगे उतने ही शिखर पे जाएंगे, तो ये हिम्मत आनी चाहिए। तो दूसरा, लही लोगों को अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है, ये कोई बात नहीं है। जो मेडिकली ट्रीटमेंट है अल्ट्रासोनोग्राफी, वो होता है कि बच्चे में कोई दिक्कत ना हो, मदर कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन उनका जेंडर, लिंग निर्धारण, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसका अधिकार किसी को भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं आप। अब मैं आपको लेके चलता हूं निष्कर्ष की दुनिया में। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन। हाँ, ज्वाइंट फैमिली वाले में बोथ राइट है, क्योंकि एकल फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली में फ्रीडम ज्यादा होता है, और ज्वाइंट फैमिली में सिक्योरिटी ज्यादा होती है। सो बोथ आर स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, बोथ आर स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट। और हम लोग याद रखा करें कि हम आंसर, प्रश्न और उत्तर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं आपके सिखाने पे। इसलिए आप प्रश्न उत्तर वाली दुनिया से बाहर निकलो, बाबा वाली दुनिया से। कथन और निष्कर्ष लिखिए। वह निष्कर्ष सही माना जाएगा
जो पूर्णतः कथन पर आधारित होगा। Which conclusion will be right? Conclusion will be right, which depend on statement. यदि किसी निष्कर्ष में अवश्य निश्चित ही केवल असंभव जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा, तो वह निष्कर्ष सर्वोत्तम नहीं माना जाएगा। If there are only must definitely term used in conclusion, तो वह निष्कर्ष सही नहीं माना जाएगा। घड़ी बहुत परेशान करती है। मतलब मेरी जो कैपेसिटी है वो 2.5 से 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ाने की है। अब मैं उसी का आदी हूं, तो उसी फ्लो में चल, जब मेरे दिमाग में आता है ये भी अच्छा आपको एक सूचना दे दूं, सूचना, महत्वपूर्ण सूचना, मैंने कहा था क्लास के लास्ट में दूंगा। जो ऑफलाइन है वो भी सुने और जो ऑनलाइन है वो भी सुने। कल यानी थर्सडे, गुरुवार को मेरा यहां उपस्थित होना संभव नहीं होगा, क्योंकि कल मुझे एम्स में अपॉइंटमेंट मिला है सुबह 9 बजे। एम्स मतलब ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो वहां 9 बजे डॉक्टर से मुझे अपॉइंटमेंट मिला है। काफी टाइम से मैंने एफर्ट किया था, सिफारिश भी लगवाया, तब जाके मिला है सुबह 9 बजे। तो सुबह मतलब मेरा क्लास में आना संभव नहीं हो पाएगा और शाम में क्लास हो नहीं सकती। तो कल की क्लास मैं उपस्थित नहीं रहूंगा। कल क्लास, मेरी वाली क्लास ऑफ रहेगी। सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे क्लास होगी, यानी परसों और अगले दिन, और वो क्लास 8 बजे से होगी, सुबह 8 बजे से। जो 8:30 से होती 8 बजे से होगी। और मैं नहीं समझता कि अब आपको कष्ट होगा, क्योंकि अब सर्दी भी धीरे धीरे जा रही है ना। जो माहौल दिख रहा है आज सुबह सुबह, मुझे लगता है गर्मी कभी भी आ सकती है ना, तो किसी भी वक्त आ जाएगी। तो ये आप सबसे मेरा अनुरोध है। ऑफिशियली भी आपको मैसेज अगर जरूरत होगी तो पहुंच जाएगा, लेकिन मैंने क्लास में आपको इन्फॉर्म भी कर दिया है, ठीक है। और 8 बजे से जब फ्राइडे सैटरडे क्लास होगी, क्योंकि उस दिन हम लोग प्रैक्टिस मोड में होंगे। जब प्रैक्टिस मोड में होंगे तो हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी कि हमारे पास टाइम हो। अब पता चला शुरुआत करते हैं तब तक टाइम समाप्त हो जाता है। तो निष्कर्ष का मैं एक प्रश्न यहां बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, आप रेडी हो जाए। जनवरी में, जनवरी में आवाज बंद हो गई। जनवरी में 10 नए टीवी शो शुरू किए गए, शुरू किए गए। शुरू किए गए जिसमें पांच सिटकॉम, 3 ड्रामा,
लिखा है, बोलो ना। 3 ड्रामा, 2 समाचार मैगजीन, 2 समाचार मैगजीन। एक अप्रैल तक 1 अप्रैल तक उन नए शो में से, उन नए शो में से, सिर्फ 7 अभी भी चल रहे हैं, सिर्फ 7 अभी भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। जिनमें 5 सिटकॉम है। कुत्ता है इंसान है? नहीं, ये जो आवाज है कुत्ते की इंसान की? अब सोचिए, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है देश में, है ना? उपर्युक्त सूचना के आधार पर, सूचना के आधार पर कौन सा, कौन सा तर्कसंगत रूप से, तर्कसंगत रूप से अनुगमित होता है, अनुगमित होता है। नंबर 1, केवल एक समाचार मैगजीन शो अभी भी चालू है, केवल एक समाचार मैगजीन अभी भी चालू है। ऑप्शन बी यानी दूसरा, ड्रामा शो में से केवल एक अभी भी चालू है। अभी भी चालू है। तीसरा, बंद किए गए शो में कम से कम एक ड्रामा था, ड्रामा था। चौथा, दर्शकों को ड्रामा की अपेक्षा सिटकॉम ज्यादा पसंद है, ज्यादा पसंद है।
इंग्लिश मीडियम वालों, आपके लिए एक सुविधा है, ये यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है और आप चूंकि इंग्लिश मीडियम है इसलिए गूगल से अच्छे संबंध होंगे आपके, वहां से आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। 2012 में यूपी, क्योंकि अब पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना या बताना उतना संभव नहीं होगा, इसलिए आप इसको देखें और सारे लोग अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और सोचें, और अकेले सोचना, पड़ोसी को शामिल न करना सोचने में, मैं देख रहा हूं। फिर से दिखाओ। हाँ, तुम अपना देखो, उधर से कोई दिखा है, इधर एक लड़का है वो खुश हो रहा है। अरे अपना आंसर देखो। दूसरा किसी से मैंने पूछा, अगर वो बोल देता सब सुन लेते, तो मैंने उससे कहा इशारे से बताओ, उसने इशारे से बताया। अब उसमें ये देखने की क्या जरूरत है कि कौन था वो। देखो यही है खलीफा। हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, जिससे पूछ रहा हूँ समझ गई। हाँ, मुस्कुराओ नहीं, बताओ कौन सा नंबर। ठीक है, पड़ोसी। ठीक है, असर होने लगा पड़ोस का, पूरा दिख रहा है अभी, देखना। ठीक है, आप बताओ बच्चा। हाँ नहीं नहीं, वो जिससे पूछ रहा हूँ समझ रहा है। हाँ, ये ब्लू शर्ट में जो बच्चा है। हाँ ठीक है, आप बताइए। नहीं नहीं, इनके जस्ट पीछे वाला बच्चा। अरे तुम पीछे क्यों घूम रहे हो, जो चश्मा लगाया है इसी से पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ये मैंने नोटिस किया है, बड़े खलीफा होते हैं। पूछोगे बताओ कि अगर ऐसा हल्का सा घूम जाएगा, हो सकता है नजर बगल से क्रॉस कर जाए, आगे वाला फंसे, हम तो बचे रहे कम से कम। ऐसे मत किया करो, अगर मैंने फिक्स कर लिया है तो मैं उसी से पूछूंगा। ठीक है, आप बताओ बच्चा। ये बच्चा बताएगा। हाँ, मुंह से बोल दो। ठीक है, आप बताओ। आप बताइए। हाँ देखो, ऐसे होते हैं समझदार, मतलब मैं जैसे देखा वो समझ गई, अब मेरे से ही पूछेंगे। ठीक है, ऐसे ही समझदारी दिखा। कुछ लोग वैज्ञानिक होते हैं, जैसे कहेंगे, जैसे देखेंगे देख रहे हैं, मतलब बगल से निकल जाए, कोई ना कोई तो फंसेगा। पर मेरी अपनी एक स्टाइल है कि जिसको सोच लिया उसी से पूछूंगा। अगर वो सर नीचे किए तो चार लोग उसको जगाएंगे, उठो उठो लाल, अब आंखें खोलो, है ना। आप बताओ। क्या, नहीं नहीं, उसकी अपनी तलवार गर्दन पे क्यों ले रहे हो, वो बता दिया। ठीक है, आप बताइए। नहीं नहीं, वो पीछे वाला बच्चा। ठीक है, तो है ही नहीं। हाँ ठीक है, आप बताइए। नहीं नहीं, वो जिससे मैं पूछा वो समझ गई, मुस्कुरा रही है। हाँ देखा। अच्छा, वो समझ गई कि मेरे से पूछ रहे हैं, तब तक सोची कि बीच में अगर कोई खड़ा हो जाएगा तो ठीक ही है। आप इतने दिन मेरी क्लास लिए हो, अब आप एक बात समझते होंगे, तो मेरी क्लास में चाहे जितनी भीड़ रहे, मैं लगभग सब पे मेरी निगाह जाती, सब पे। एक सिंगल व्यक्ति अगर आपको लगता है आपको कभी निगाह नहीं आई, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दो। और मेरी कोशिश होती है कि हर प्रश्न में सब तक मैं पहुंचू।
कारण क्या है, क्लास जब बोथ साइड कनेक्ट होगी, ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है? ऑनलाइन में मैं यहां से बोल रहा हूं, वो वहां से लिख रहे हैं, मैं कुछ भी बोल रहा हूं, वो कुछ भी लिख रहे हैं, बोथ साइड कनेक्टिविटी नहीं होती। सीसेट इज अ लर्निंग क्लास, ये वन साइडेड क्लास नहीं होती, लर्निंग होती है। जब बोथ साइड, वही न्यूटन का थर्ड रूल, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, जब स्टूडेंट को लगता है कि मैं क्लास में इन्वॉल्व हूं, तो हमेशा रेडी पोजीशन में होता है, उसको लगता है पता नहीं कब मुसीबत आ जाए। फोर्थ नंबर, फोर्थ फोर्थ संगति का असर होता है, आप माने या ना माने। अब देखो संगति का असर, अब देखो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, हमारे पास टाइम खत्म है, फिर भी करा दे रहा हूं, कोई नहीं, अब क्या करे, मजबूरी है। जनवरी में 10 नए टीवी शो शुरू हुए, 10 शुरू हो गए जनवरी में। 5 सिटकॉम थे, 3 ड्रामा थे, 2 समाचार मैगजीन। 1 अप्रैल तक उन नए शो में से सिर्फ 7 अभी भी चल रहे हैं, जिनमें 5 सिटकॉम है, यानी सिटकॉम कंटिन्यू है। 3 बंद हो गए, जनवरी में चले थे, अप्रैल में 2-3 महीने में बंद हो गए। 5 सिटकॉम अभी भी चल रहे हैं, जो 3 बंद हुए हैं वो ड्रामा और मैगजीन में हैं, लेकिन 2 अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, ड्रामा मैगजीन में से। अब सवाल यह है कि शो जो बंद होता है या चल रहा है, इसके पीछे अब हम चलेंगे दुनिया में, पीछे की दुनिया में। पीछे की दुनिया क्या कहती है? इसमें यह नहीं लिखा है कि जो शो शुरू किए गए तो वो कितने एपिसोड के थे। जैसे एक एपिसोड एबीपी न्यूज पे आता था प्रधानमंत्री, उसका अपना एक एपिसोड फिक्स था। महाभारत और रामायण भी आता था, उनका अपना एपिसोड फिक्स है। कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो 2 एपिसोड के होंगे। एक डॉक्टर अंबेडकर पे भी एक सिंपल सा एपिसोड बना, वो 2 एपिसोड का था, लेकिन 2 एपिसोड का था, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी पॉपुलैरिटी कम थी, उसे खूब देखा गया था, है ना। तो ऐसे ही और 1-2 महान लोगों पे है जो 3 या 4 एपिसोड के थे, फ्राइडे फ्राइडे आते थे, लेकिन 4 के ही बनाए गए थे, उतने में पूरा, जैसे कहते हैं ना कि गागर में सागर भर के दे दिया गया था, और वो खूब धूम मचाए थे, उतने ही थे, समाप्त। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी पॉपुलैरिटी कम थी। देखिए आईएएस की आप परीक्षा तैयारी कर रहे हैं ना, अगर कोई शो बंद हुआ इसका मतलब नहीं हुआ उसकी पॉपुलैरिटी कम है, और कोई चल रहा है तो उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है या कम है। ये तो हमें तुरंत सोचने की जरूरत है, क्योंकि यहां ऐसा कुछ दिया हुआ, यदि दिया होता कि सभी के 40-40 एपिसोड हैं, 3 डूब गए, तो जाहिर सी बात है वो बाबा हो गए, उनको कोई नहीं देख रहा होगा। भाई टीआरपी पैसा आएगा, एडवर्टाइजमेंट से तभी दुनिया चलेगी ना। एकता कपूर का सीरियल है, चल ही रहा है, क्योंकि सास कभी बहू थी, अब बहू फिर से सास बन गई, कंटिन्यू है। और आप छोटे सीरियल में आप देखे होंगे ना, उसमें क्या करते हैं कि जैसे कोई आया, बेल बजाया, दरवाजा किसी ने खोला, जब दरवाजा खुलेगा तो 3 बार तो 4 बार दरवाजा खटखट खुलेगा, और 8 बार इसका चेहरा, 8 बार इसका, इसे आप सोचेंगे अब क्या होगा। 4 बार के बाद पिस्टल निकालेगा, फिर 3 बार पिस्टल दिखाएगा, और इतने में सीरियल समाप्त। अब कल आप देखो कि गोली चली कि नहीं। अब देखो, तो इससे यह साबित हो गया कि पॉपुलैरिटी इज नॉट द इशू, क्योंकि फिक्स नहीं है। अब चलते हैं, केवल एक समाचार मैगजीन अभी भी चालू है, ये ऑथेंटिक तौर पे हम नहीं कह सकते। ड्रामा शो में से केवल एक अभी भी चालू है, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि 5 तो सिटकॉम चल ही रहे हैं। 5 के अलावा 2 और चल रहे हैं, वो 2 में से दोनों ड्रामा हो सकते हैं, दोनों समाचार मैगजीन हो सकते हैं, एक ड्रामा हो सकता है, एक समाचार मैगजीन हो सकता है। तो पहला गलत, दूसरा गलत। बंद किए गए शो में कम से कम एक ड्रामा था। ड्रामा कितना है? और चल 2 ही रहे हैं, तो कम से कम एक ड्रामा तो बंद हुआ ही हुआ था। दिस इज द डेफिनेट आंसर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। फोर्थ वाला क्या है? दर्शकों को ड्रामा के अपेक्षा सिटकॉम ज्यादा पसंद है, ये आप कैसे कह सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन 3 इज द परफेक्ट आंसर। कल छुट्टी है, फिर से बता दे रहा हूं, परसों 8 बजे से क्लास होगी।